बैक आ चुके हैं हम वापस और आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो काम की बात। जैसे कि मैंने आपको शो के शुरू में भी बताया था, इंटरनेशनल विमेंस डे को हम एज अ डे सेलिब्रेट नहीं कर रहे, हम इसको पूरे वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं आपके साथ। आज मैंने आपको बताया था हमारे साथ कौन मौजूद होंगी, क्यों ना हम पहले पैकेज देखें और फिर हम आपको बताएं कि क्या क्या सवालात करने वाले हैं हम दी वन एंड ओनली मुसर्रत मिसबा से। आइए चल के देखते हैं एक पैकेज। मुसर्रत मिसबा जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं, एक मजबूत खुद मुख्तार जिन्होंने माशरे को समझाया कि औरत का होना कितना काबिल फ़ख्र है। तवील अरसे से मुसर्रत मिसबा खूबसूरती निखारने के साथ साथ ऐसे चेहरों को मुस्कुराना सिखा रही हैं जो अपनी शनाख्त खो बैठी थीं। रिफ्लेक्स स्माइल अगेन फाउंडेशन तेजाब गर्दी का शिकार खवातीन का न सिर्फ मुफ्त इलाज कराता है बल्कि उनके अंदर दुनिया के साथ चलने का शऊर भी बेदार करता है। जी जनाब, हमारे साथ हैं एंटरप्रेन्योर कह लें, ब्यूटिशियन कह लें, फिलैंथ्रोपिस्ट कह लें या एक्टर कह लें। हमारे साथ मौजूद है मुसर्रत मिसबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए शो में। सबसे पहले तो आपको खैराज तहसीन पेश करना चाहते हैं उन तमाम एक्टिविटीज़ के लिए जो आप कर रही हैं ख़वातीन के लिए। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपके आने का। क्यों ना हम आपके बचपन से स्टार्ट करें कि बचपन में मुसर्रत मिसबा कैसी बच्ची थी, कैसी लड़की थी? जैसे सारे छोटे बच्चे होते हैं, मैं घर में क्योंकि सबसे बड़ी थी और मेरे बहन भाई छोटे थे, तो बड़े होने का भी फ़ायदा उठाया और ज़िम्मेदारियां भी थीं। ठीक है। मतलब ध्यान रखना। मुझे याद है एक वक्त था जब हम सब स्कूल एक साथ जाते थे, तो टाइम टेबल के हिसाब से किताबें रखना या यूनिफॉर्म्स बराबर करना। अम्मी अबू वगैरह, दादी, गुड बिग फैमिली ऑल टुगेदर, जिसमें छोटों का लिहाज, बच्चों से प्यार, बड़ों की इज़्ज़त, एक अच्छा प्यारा मोहब्बत भरा घराना एंड वेरी गुड। यानी वो उतनी शरारती आप नहीं थी जिस पे माँ बाप को स्कूल से कॉल आ जाए या ऐसा? नहीं, ऐसे हमारे कोई भी बहन भाई नहीं थे। लेकिन अगर शरारतें कोई ऐसी होती भी थी तो वो एक दूसरे को कवर भी कर लेते थे। वाह क्या बात है। जब आप तकरीबन हुई 16 साल, 17 साल, 18 साल, क्या ख्वाब था मुसर्रत मिसबा का? क्या बनना था बड़े होके? मुझे डॉक्टर बनना था। और उस ज़माने में जो ख़वातीन या बच्चियाँ होती थी उनके पास चॉइसेस बहुत कम होती थी। डॉक्टर बन जाएं, टीचर बन जाएं। और मुझे क्योंकि डॉक्टर बनने का शौक़ था, आई वॉज़ वेरी गुड इन माई स्टडीज़ ऑल्सो। लेकिन बीइंग द एल्डेस्ट इन द फैमिली मेरी फिर जल्दी शादी हो गई। मेरे ख़्याल में आई मस्ट बी 17 साल की, 17.5 साल की शादी भी हो गई। और फिर क्या कहते हैं वो अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली फॉर मी काम नहीं हुआ, यानी कि चली नहीं। तो फिर मैं अपने पेरेंट्स के पास अपने बच्चों के साथ आ गई और उसके बाद से फिर एक नया दौर, एक नया सफ़र शुरू हुआ। अच्छा, जो आपका सफ़र दो बड़े ज़रूरी, बड़े इम्पॉर्टेंट हैं करियर वाइज आपकी ज़िंदगी में। एक तो आपके डिप्लेक्स पार्लर का जो कि तारिक रोड में पहली ब्रांच थी, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, और उसके बाद फिर हम स्माइल अगेन फाउंडेशन के बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले जब ये तारिक रोड पे हमने एक ज़बरदस्त किस्म का टॉप टियर हमने ये ब्यूटी सैलून देखा, पहली थॉट कब दिमाग में आई थी कि कुछ ऐसा करना चाहिए? कि पार्लर कब खोलना चाहिए था? पहले पार्लर से स्टार्ट करेंगे, फिर हम स्माइल अगेन पे जाएंगे। वो जब मेरे वालिद ने, मेरे वालिदैन ने मुझे कहा कि आप दोबारा से अपनी पढ़ाई शुरू कर दें, तो मैंने उस वक्त कहा कि मैं पढ़ाई नहीं करना चाहती, अब मैं अपने पाँव पे खड़ा होना चाहती हूँ। तो जाहिर है कि ना मैं इतनी कोई पढ़ी लिखी थी, ना कोई इतना मेकअप शेकअप आता था कि कोई खूबसूरत शक्ल हो जाती। तो उस ज़माने में लेटर्स लिखते थे। सही। तो डिफरेंट कॉलेजेस, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में खतूत लिखे गए लंदन में। और वहाँ से जो पहला जवाब आया वो एक ब्यूटी इंस्टीट्यूट का था। तो फिर मैं लंदन चली गई। ये मेरी खुशनसीबी है कि मेरे वालिदैन जो हैं वो मुझे अफोर्ड कर सकते थे टू सेंड मी अब्रॉड। मैं बाहर गई, वहाँ से ट्रेनिंग लेके जब वापस आई
तो मतलब उस वक़्त ये नहीं था कि मैंने ब्यूटिशियन ही बनना है। ठीक है। शायद उस वक़्त किसी स्टिचिंग स्कूल से आ जाता तो मैं डिज़ाइनर बन जाती। ठीक है, ठीक या है, कोई सही आईटी है। के स्कूल से आ जाता तो शायद मैं कभी अब कुछ पढ़ी लिखी हो जाती और लेकिन आपका काम जो है ना वो ये आर्ट किसी भी और चीज़ से कम नहीं है। बस वो कुछ ऐसे ही बाद में पता चला कि जब हम ट्रेनिंग हासिल कर रहे थे तो उसमें इट्स बेसिकली कॉस्मेटोलॉजी, एस्थेटिशियन, हेयर ड्रेसिंग जो है वो एक पूरा ऐसी तालीम है जिसके अंदर आपको पूरी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, यू नेम इट। तो मैं यही कहती थी इससे तो बेहतर था मैं डॉक्टर ही बन जाती। लेकिन जब मैं वापस आई तो आई वॉज इन फॉर अनदर सरप्राइज़। मेरे वालिद ने तारिक रोड पे एक अपार्टमेंट था और उसमें उन्होंने दरवाज़ा खोला, ये तुम्हारा पार्लर है। वाह। जब मैं अंदर दाखिल हुई तो वो एक बार्बर शॉप थी। ठीक है। क्योंकि वो डैडी ने बनाई थी, ऊंची कुर्सियाँ, बड़े बड़े वो। मैंने कहा डैडी ये तो आदमियों की शॉप बना दी आपने। कहते हाँ तो जहाँ पे मैं जाता हूँ वहाँ पे यही होता है। तो बहरहाल वो आपने कहा मैं तो ये पढ़ के नहीं आई, मैं तो ये और तो पढ़ के कुछ आई और। हूँ। फिर बहरहाल वो सिलसिला शुरू हुआ। ठीक है। फिर देयर वाज नो लुकिंग बैक, नेवर। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं था कि ज़िंदगी में कोई उतार चढ़ाव नहीं आया, मुश्किलात नहीं आई। बच्चों के साथ पेरेंट्स बहुत अच्छे, बहन भाई बहुत अच्छे, लेकिन लोगों के रवैये, ओहो आपको तलाक हो गई, ये क्या हुआ, और इस तरह की बातें जो ये कि बहुत उस वक्त इतना कॉमन नहीं था, नॉर्मल नहीं था। आपने क्या वो ऐसी चीज़ थी जो आपने कहा कि इग्नोर करना है इन सबको? अच्छा, मैं फोकस रहती थी, मैंने अपने गोल सेट किए हुए थे और मुझे अपने अल्लाह पे बहुत ज़्यादा यकीन और एतकाद था। मेरे अंदर अगर मेरे वालिदैन और बहन भाई की मोहब्बतों का यकीन था तो वहाँ पे मेरा एतकाद और मेरा ईमान पे मजबूती बहुत थी। मुझे मिलना है और मेरा अल्लाह मुझे देगा, इतना देगा तो मैं खुश हूँ, इतना देगा तो मैं खुश हूँ, बिकॉज़ वो मेरे लिए बेहतर है। एंड व्हाट इज़ इन स्टोर फॉर मी इन फ्यूचर इज़ मच मोर देन आई कैन इवन थिंक। आपको पता नहीं चलता कि अल्लाह आपसे क्या लेता है और कितना ज़्यादा आपको देता है। सो दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड और बस फिर शुरू हो गया। बस अब इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव गॉट 80 सैलॉन्स ऑल ओवर पाकिस्तान। और इसमें कराची में हैं और बाकी शहरों में हैं? सारे शहरों में पाकिस्तान के। दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट चेन ऑफ ब्यूटी सैलॉन्स, फ्रेंचाइजिंग सैलॉन्स। तो अब अगर हम 80 सैलॉन्स देखते हैं तो हर सैलॉन में ऑन एन एवरेज 35 लड़कियां काम करती होंगी। 35 लड़कियां काम करने का मतलब ये है कि 35 लड़कियां अपने पाँव पे खड़ी हैं। तो एक मसरत मिसबा जो पहले एक थी, अब उसके साथ एक बहुत बड़ी टीम है, वो सब के सब मजबूत लड़कियां हैं। जब मैंने शुरू किया था तो लव्स, एंटरप्रेन्योरशिप, एम्पावरमेंट, ख़वातीन के हुकूक, ये सारी चीज़ें होती नहीं थी। मतलब ये था कि काम करो और बच्चों को पालना है, या मगर बेहतर तरीके से पालना वाज ऑलवेज़ माय प्रोगेटिव, माय प्रायोरिटी। और उसमें मैंने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी कि आज माशाल्लाह से मेरे दोनों बच्चे, मेरा बेटा पढ़ाता है कराची यूनिवर्सिटी में, इंडस वैली में, डिफरेंट विजिटिंग फैकल्टी में। मेरी बेटी जो है वो अब मेरा बिजनेस देखती है। क्या बात है, क्या बात है, ज़बरदस्त। आपने तो अपनी बेटी मैं अब जानना चाहती हूँ कि उनके आपके बारे में क्या ख्यालात हैं, क्योंकि माँ तो हर एक को अजीज़ होती है। लेकिन आपने उनको, जब उन्होंने ज्वाइन किया आपको, कुछ ऐसा था कि आपने उनको बिजनेस की कोई स्ट्रैटेजी बताई, उन्होंने कहा नहीं ऐसे नहीं होता है, ऐसा क्या जनरेशन गैप था? जैसे मेमन बरादरी होती है ना, तो वो अपने बच्चों को स्कूल के बाद अपने साथ ही बिठा लेते हैं ना, खाता लिखने के लिए और काम काज करने के लिए, इन अ गुड सेंस। तो मैंने भी अपनी बेटी को अगर उससे पूछो ना कि आपने क्या बनना था बड़ा होके, तो वो ये कहती है अम्मा ने कोई चॉइस नहीं दी थी। सो शी यूज्ड टू कम फ्रॉम स्कूल, मैं उसको लेकर आती थी, सही, वो मेरे साथ होती थी, तो उसने बहुत कुछ सीख लिया। फिर ऑब्वियसली उसने अपनी पढ़ाई लिखाई के बाद इसी फील्ड के अंदर एक्सेल किया, और अब जब कि वो इतनी बड़ी एम्पायर को देखती है
तो मुझे तो ये महसूस होता है कि मुझसे कहीं बेहतर काम कर रही है हाँ, वो। क्या बात है। मुझे लगता है आपके एक्सपीरियंस को और उनकी इस टेक्नोलॉजी और टेक सेवी वाली दुनिया का ये जो एक मिलाप है, इससे ज़्यादा खूबसूरत कोई चीज़ नहीं हो सकती। नहीं, मेरे बच्चे बहुत खूबसूरत हैं। और उनसे ज़्यादा माशाल्लाह के बच्चे खूबसूरत हैं। मुसरत, आप ये बताइए कि स्माइल अगेन फाउंडेशन, कौन सा वो पहला लम्हा था जो आपने किसी एसिड विक्टिम को देखा या सोचा या महसूस हुआ कि मुझे कुछ करना चाहिए? ब्यूटी फील्ड, ऑल अबाउट ग्लैमर, ऑल अबाउट मेकिंग वुमेन ब्यूटीफुल। आदमियों को भी हमने मेन सैलून भी खोले हुए। एक दाना आपको परेशान करता है, एक झुर्री जब आने लगती है चेहरे के ऊपर तो आपको बुढ़ापा परेशान करने लगता है। ऐसे में आई थिंक 2003 में एक ऐसी बच्ची मेरे पास आई डेप्लेक्स में, जिसका चेहरा नहीं था, उसकी आंख गायब थी, उसकी नाक की जगह सुराख था, उसके ऊपर किसी ने तेज़ाब फेंका था। और वो मेरे पास आई तो वो ये समझ रही थी मैं मेकअप से उसको ठीक कर दूँगी। मैं ठीक नहीं कर सकती थी क्योंकि वो उसका चेहरा ही नहीं था। और उसके बाद फिर वो उस दिन मेरी ज़िंदगी बदल गई, क्योंकि मैंने जहाँ अपने अल्लाह से गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगी कि क्यों नहीं मुझे बच्चियों की, औरतों की ये तकलीफ़ नज़र आई। ऐसा नहीं था कि हमें नहीं पता था कि औरतें जलाई जाती हैं या चूल्हा फट गया या आग लग गई, लेकिन मुझे क्यों नहीं आया, मेरा दिमाग क्यों नहीं काम कर रहा था। और जहाँ मैंने अगर उससे माफ़ी मांगी अपने अल्लाह से, तो मैंने फिर शुक्र भी अदा किया कि उसने मुझे ये मौका दिया, मुझे इस काबिल समझा कि मैं उसकी मखलूक के लिए कुछ कर सकूं। एंड दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड। उस बच्ची का ऑब्वियसली मेकअप तो कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन ऑपरेशंस और बाकी ट्रीटमेंट जब शुरू हुए तो कुछ 10-15 दिन के बाद मैंने सोचा कि एक अखबार में ऐड डाला कि अगर आप तेज़ाब या मिट्टी के तेल से जली हुई हैं तो आप डेप्लेक्स में इस तारीख को आ जाइए। ठीक है। उस दिन 42 लड़कियां आई, 42 लड़कियां पूरे पाकिस्तान से, जिसने जो अखबार पढ़ा वो आई। और मैंने कहा अल्लाह मियाँ, मैं 2-4 और ऑपरेशन कर सकती थी, इतनी मेरी औकात थी। एक्सपेक्ट नहीं किया था। 42 नहीं कर सकती थी, लेकिन फिर बस अल्लाह ही आपके ऊपर उतना डालता है जितना आप सहार सकते हैं। इस वक्त हमारे पास मोर देन 800+ लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, उसमें बच्चे हैं, उसके अंदर लड़के भी हैं। लड़के बहुत कम हैं जिनको तेज़ाब या मिट्टी के तेल से जलाया गया है। अब रिसेंटली मैंने उन बच्चियों के ऊपर भी काम करना शुरू कर दिया है जो कि गैस लीक से या हादसाती तौर पे जल जाते हैं। उससे ये होता है कि मैंने देखा कि अगर घर पूरा जल गया है, घर के अफराद जल गए, लड़कों को तो इलाज करा देते हैं, मर्द हजरात की जो ट्रीटमेंट है वो हो जाती है। ख़वातीन की या जो लड़कियां थी उनका इलाज नहीं हो रहा। अच्छा, उनका इलाज इसलिए भी नहीं होता, बहुत ज़्यादा जल जाती हैं, एक बोझ है। पहली लड़की हो गई तो बोझ है, फिर वो जल के और ही बेचारी बिल्कुल डिसफिगर्ड, म्यूटिलेटेड, नोबडी इज़ गोइंग टू मैरी हर, नोबडी इज़ गोइंग टू लुक एट हर। सो वो फिर उसका इलाज नहीं करते। वो समझते हैं कि अगर ये मतलब ना बचे तो ज़्यादा अच्छा है, अगर वो बच गई तो फिर वो मेरा काम है। अच्छा, हम यहाँ से जानेंगे कि जब कोई भी ऐसी लड़की, मोस्टली लड़की आपके पास आती है, एसिड विक्टिम है वो, या फॉर एनी रीज़न उनका फेस या बॉडी जली है, तो एग्जैक्टली प्रोसीजर किस तरह का होता है, कितनी हद तक वो एक सक्सेस स्टोरी बन सकती है, ये हम बिल्कुल आपसे जानेंगे। छोटी सी ब्रेक पे जाने का टाइम है और बस ब्रेक से फ़ौरन वापस आते ही आप भी अगर कोई सवाल करना चाहते हैं, कोई भी सवाल है जो आप मुसरत मिसबा से करना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं राइट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ हैं और हम स्माइल अगेन फाउंडेशन के बारे में जान रहे थे आपसे कि जब भी कोई आपके पास ऐसी खातून, लड़की या इन एनी केस लड़का आए तो क्या प्रोसीजर होता है, किस तरह से वो बेहतरी की तरफ जाते हैं? तो हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं थ्रू मीडिया या लोग बताते हैं, फिर उनका इलाज शुरू होता है। इलाज बहुत लंबा होता है, 25, 30, 40 सर्जरीज़ के बाद भी वो नॉर्मल नहीं लगते हैं,
लेकिन उस दौरान में हम उनको कोई ना कोई हुनर सिखाना शुरू कर देते हैं Okay. ताकि वो अपने पाँव पे खड़े हो जाएं, वो बोझ ना बने अपने माँ बाप के ऊपर। और उसके साथ ही अगर वो तालीम हासिल करना चाहते हैं, उनके वजीफ़े होते हैं, उनको बिजनेसेस के सेटअप करते हैं। हमारी लड़कियाँ बाइकिया, आप क्या कहते हैं, जो राइडर्स हाँ, होते हैं, बिल्कुल, किसी भी किस्म की गाड़ी, बाइक, हाँ, वो उसमें काम करती हैं, रिक्शा चलाती हैं, टीचिंग करती हैं, बैंक में काम करती हैं, टेक्सटाइल में है, टेलीकम्युनिकेशन में है। सो दे ऑल वर्किंग, ठीक है। नॉट ऑल बट हाँ। मोस्ट ऑफ देम। उसमें ये होता है कि अपने और उनकी जो बच्चियां हैं छोटी, उनकी तालीम का भी ख्याल रखते हैं। और सबसे ज़्यादा प्यारी चीज़ ये होती है कि जब मैं पूछती हूँ आपको क्या सिखाऊं, तो कहती हैं ब्यूटी पार्लर द कोर्स। तो फिर हम उनको ब्यूटी का कोर्सेज सिखाते हैं। ठीक है। और हर फ्रेंचाइज जो किसी भी शहर में डेप्लेक्स का मौजूद है, उसमें 2 लड़कियां हर सूरत काम करती ठीक हैं, है। अगर वो काम करना चाहें। ठीक है। तो इस तरह से ख़वातीन के हवाले से, जैसे कि हम 8 मार्च के ये पूरा आप लोग का सिलसिला रहेगा कि कौन अपने पाँव पे खड़ा हो रहा है, कितनी मजबूती इसके अंदर है। मैं समझती हूँ कि इस तरह से तशद्दुद का शिकार होके, ठीक है, इस तरह से जल जाने के बाद भी अगर वो अपने पाँव पे खड़ी हैं, तो हम सबको उनको सल्यूट करना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि दीज आर द मोस्ट ब्रेव रिजिलियंट ख़वातीन जो मुस्कुराती रहती हैं। इसीलिए हम अपने इदारे को स्माइल अगेन फाउंडेशन कहते हैं। बिल्कुल, क्या बात है। अच्छा, एक चीज़ और कंफर्म हमें थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा कि कराची में ये इलाज होता है या फिर जो दूसरे शहर हैं उसमें भी इलाज होता है? हर जगह हो सकता है जहाँ पर वो जली जाती हैं, ठीक है, या जलाई जाती हैं। तो उस इलाके में, उस शहर में अगर अच्छा हॉस्पिटल है तो वहाँ इलाज होता है, मुफ्त होता है, हम प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर उनको शिफ्ट करना होता है तो जब डॉक्टर इजाज़त देते हैं तो बेहतर हॉस्पिटल्स में उनको कर लेते हैं। ठीक है। ट्रिब्यूट दे रहे हैं हम मुसरत आपा को, और स्माइल लोगों के चेहरों पर लाना, उन लोगों के चेहरों पर लाना जिनको लगा था कि सिर्फ हमारा चेहरा ही है शायद जो हमारी शनाख्तें नहीं, हुनर जो उनको सिखाती हैं वो ज़िंदगी खुद गुजार सकती हैं। और ना सिर्फ ये, बल्कि अब थोड़ा सा हम आपकी एक ऐसी वाली साइड के बारे में जानना चाहते हैं जिसके बारे में शायद आपने ज़्यादा बात नहीं की। एक ड्रामा था असावरी, उसमें तो जनाब हमारी फिलॉन्थ्रोपिस्ट, हमारी ब्यूटिशियन जो हैं वो एक्टर बन गई। कैसे एक्सपीरियंस था आपके लिए और ये किस तरह स्टार्ट हुआ था, कि किससे अप्रोच किया था? फातिमा सुरैया बजिया, ठीक है, उनका प्ले था। और देखिए अजीब बात ये कि उस वक्त भी, उस प्ले में भी औरत के मजबूती के ऊपर बात हुई थी। बिल्कुल। सो इट वाज अ गुड सीरियल। और कैसे आप, जैसे उन्होंने आपको आपसे मिली या आपको कैसे कहा कि भाई आपको एक्टिंग करनी चाहिए, कैसे हुआ ये? हम लोगों की आपस में जान पहचान थी। कासिम जलाली साहब उसके डायरेक्टर थे। पीटीवी पे ये ड्रामा होना था। सो ही से उनसे बात हो रही थी। फिर बजिया ने कहा कि मैंने एक लिखा है जिसमें तुम फिट इन होती हो। ओके। तो और डायरेक्टर साहब को भी ये कबूल था, उनको भी लगा? अब मैं क्या कहूँ, देखे बिल्कुल ऐसे ही था, ऐसे ही था। लेकिन घर से असल चीज़ उस ज़माने में टीवी पे या मीडिया में काम करना जो होता है वो उसकी इजाज़त वालिदैन से या घर वालों से लेनी चाहिए थी। बिल्कुल सही है। लेकिन मैंने अपने वालिद और अपने जो मेरी वालदा हैं, दे इवन एट दैट टाइम दे वर प्रोग्रेसिव, दे वर वो हमें रोकते नहीं थे, हमें एडवाइस ज़रूर देते थे। जब उन्होंने कहा बजिया ने कि भाई मैंने ये करना है, मिसबा डैडी का नाम था, तो उन्होंने कहा अच्छा कर लें आप। सो दिस इज़ हाउ स्टार्टेड। इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस बिकॉज उसमें बहुत ही सीजन उस वक्त के जो आर्टिस्ट थे उन्होंने काम किया था। बिल्कुल। और उसमें से अब बहुत से नहीं रहे, लेकिन ये कि आई लर्नड अ लॉट। उसमें मौसीकी के ऊपर था, डाइंग आर्ट के ऊपर था, औरत की मजबूती के ऊपर था। एंड लेकिन उस वक्त मैं अपना काम शुरू कर चुकी थी। अच्छा, सही। मैं डेप्लेक्स रन करती थी, तो जो चीज़ टाइम जो था ना उसमें बहुत लगता था। ठीक है। और उसकी वजह से
उसके बाद ज़ाहिर है मौका भी नहीं मिल पाया दोबारा करने का, लेकिन मज़ा आया। ज़बरदस्त, क्या बात है, अच्छा एक्सपीरियंस रहा। काशिफा भी हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है, क्या कहना चाहेंगी आज के कल के दिन के हवाले से, लेकिन इस एंटायर वीक के हवाले से क्या कहना चाहती हैं? आपकी ज़िंदगी में वो कौन खातून है जिनको आप ट्रिब्यूट देना चाहती हैं? वो तो मेरी मामा है, ठीक है, जो अभी दुनिया में नहीं है। आप उनके लिए दुआ करें, अल्लाह ने जन्नत की जगह दे। बिल्कुल, आमीन आमीन। और इसके अलावा आज हमारा आप शो देख रही हैं, एंजॉय कर रही हैं? हाँ जी, आप बहुत अच्छी हैं और नुसरत मिसबाह भी बहुत अच्छी हैं। अल्लाह पाक उन्हें भी जिंदगी तंदुरुस्ती दे। आमीन, थैंक यू। कोई सवाल पूछना चाहती हैं, कुछ जानना चाहती हैं जिंदगी के बारे में? मेरी छोटी सिस्टर है, वो उसका कलर बहुत डल है, तो हर कोई उसे काली काली बुलाता है, तो मुझे बहुत बुरा फील होता है, क्योंकि अब हमारी मदर भी नहीं है, क्योंकि वो छोटी है बहुत अभी। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे कुछ ऐसा कहें कि मैं उसे बताऊं कि तुम आगे से ऐसा जवाब दिया करो कि अगले बंदे का जो मुंह तोड़ जवाब मिले उसे। तब उसे बहुत डिग्रेड करते हैं। उनकी उम्र क्या है वैसे अभी? अभी वो टीनेज है। टीनेज है जी, टीनेज तो बहुत ज़्यादा। 18, अच्छा 18 है। ठीक है, अभी मैं पूछती हूँ, आप हमें वर्ड्स ऑफ विजडम ऐसी बताएं कि इतना कॉन्फिडेंस आ जाए उस बच्ची में कि वो हाँ सबको। जी, बिल्कुल बिल्कुल। वो बस कोनों में बैठ के फिर रोती है कि फिर देखो मुझे किसी ने ऐसे कह दिया, किसी ने मुझे ऐसे कह दिया। अभी आपको बताती हैं कैसे लड़ना चाहिए ऐसे माशरे से और ऐसे लोगों से, अभी बताती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। ये कितना कॉमन मसला है कि कलर शेविंग करना, काला कहना, रंग साफ नहीं है कहना, ये जो इंसान इससे गुजर रहा है वो क्या करे? देखिए, अनफॉर्चुनेटली हमारा जो माशरा है ना, वो मेल डोमिनेटेड और पैट्रियार्कल सोसाइटी की वजह से जहाँ पे ख्वाहिशात मर्दों की होती हैं, हूर जैसी लड़की और गोरा रंग, वो चीज़ें जो हैं वो कौन बताता है? घर की औरत बताती है, माँ बताती है। सो माँ की तरबियत बहुत ज़रूरी होती है, और जहाँ पे हम अपनी बच्चियों को अच्छी विजडम की बातें बताते हैं, वहाँ पे लड़कों को भी बतानी चाहिए। जो इनका प्रॉब्लम है कि रंग जो है वो साफ़ नहीं है, और अब 18 साल की उम्र पे भी पहुंचकर अगर वो इस बात को इतना महसूस करती हैं कि कोने में बैठ के रोती हैं, तो दो चीज़ें करनी हैं। एक तो ये कि ये बड़ी बहन जो हैं वो उनको बार बार इस बात पे यकीन दिलाइए कि जो उनका रंग है वही खूबसूरत है, और उस चेहरे के ऊपर उस रंग के अलावा भी तो बहुत प्यारी चीज़ें, आँखें हैं जो देख रही हैं, प्यारा बाल है, जिस्म है, जो भी है। आपको जो भी चीज़ अल्लाह ताला ने दी उसका शुक्र अदा करें, और हमेशा उस चीज़ को देखें जो कि आपसे कमतर है। यानी कि जब हम ये जली हुई बच्चियों की बात कर रहे हैं, तो देखिए उनके तो चेहरे ही नहीं रह गए, लेकिन वो तो मुस्कुराती हैं। और ये बच्ची अगर 18 साल की है तो ज़रूर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जा रही है। शी शुड हैव कॉन्फिडेंस, एंड दैट ब्रिंग्स मी टू अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू ऑल्सो, मेंटल हेल्थ। बिल्कुल, क्योंकि हमारे यहाँ इस बात के ऊपर गौर नहीं किया जाता कि आप जो हैं वो अगर आपको इस किस्म की के मसले दरपेश हैं, जहाँ पे लोग आपको बुलिंग कर रहे हैं, या घर के अफराद या रिश्तेदार जो हैं वो इस बात को पसंद नहीं कर रहे कि आप जो हैं वो आपको रंग, आपके जिस्म, आपके और अज़ा की वजह से आपको को बुरा कहा जा रहा है, तो आपको चढ़ के बोलना चाहिए कि मुझे मेरे अल्लाह ने दिया है। बिल्कुल। अगर आप मुझे कह रहे हैं तो आप इसका मतलब है कि आप अल्लाह के ऊपर जो है ना वो बात कर रहे हैं। आप उनकी लैंग्वेज में उनको जवाब दें। ज़बरदस्त। और आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन का इससे बहुत गहरा ताल्लुक है। और मुझे इतनी खुशी हुई कि काशिफा ने जिस कंसर्न से कॉल की कि भाई मैं बड़ी बहन हूँ और मैं उनके मसले को सही करना चाहती हूँ, मुझे मेरी बड़ी बहन याद आ गई। सेम मसला था, उसका रंग साफ था, मेरा नहीं था। बचपन में कहती थी मुझे मेरी आप ही जैसा बनना है, मगर उसकी जो वो पेप टॉक जैसे ये इन्होंने कॉल की है, उसने मेरी ज़िंदगी बना दी। उसने जो मुझे कॉन्फिडेंस दिया है। प्लीज़ ब्लीच का इस्तेमाल
ना करें। बिल्कुल, ये जरूर बताइए। चेहरे के बिल्कुल। ऊपर ब्लीच मत लगाइए। अपनी बहन को कभी भी ये ना कहें कि गोरा होने के लिए ये इंजेक्शन लगा लो, इससे गोरा हो जाओगी, या ब्लीच लगा लो। वो उससे ज़्यादा नुकसानदेह होता है। जो कुछ भी अल्लाह ताला ने दिया है उसका शुक्र अदा करना चाहिए। बहुत से लोग हैं, बहुत से ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे रंग ही काले हमारे होते हैं। अलावा तो बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो हमारी रंगत को देख के कहती हैं ओह यू आर सो ब्यूटीफुल। जब भी आप पाकिस्तान से बाहर एक कदम निकालें आपको लोग कहा कहते हैं वाओ यू आर सो ब्यूटीफुल। बट हमारे साथ कॉलर भी है, देखते हैं उनका क्या सवाल है आपके लिए। मारूक हैं, हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम आपा, वालेकुम। कैसी हैं आप? अच्छी तो हूँ। अच्छी तो है, तभी तो यहाँ है। बिल्कुल कुछ आपा, मुझे पूछना ये चाहती हैं? मालूम करना था, जैसे बच्चियों में क्या ये ब्यूटिशियन का कोर्स करने से भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है? नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। नहीं, मकसद जैसे इन चीज़ों का जैसे बच्चों में एक शौक पैदा होता है इन चीज़ों से, जैसे ये कोर्सेज करने से जैसे बच्चियों में एक बिल्डअप आती है, जैसे कॉन्फिडेंस आता है लोगों से बात करने का। कलर चाहे जो भी हो, जाहिर सी बात है अल्लाह ताला ने बनाया है, ऑफ कोर्स इससे तो हम नाशुक्री कर ही नहीं सकते, लेकिन लोगों को तो इंटेंस करना होता है ना कि ये कोर्स अगर हम करते हैं तो इससे हम लोगों से जब मिलते हैं, बात करते हैं, कॉन्फिडेंस आता है, शऊर आता है। तो क्या ये सारे कोर्सेज इन बच्चियों को करनी चाहिए? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, अभी आपको जवाब देती हैं आप। बहुत बहुत ओके, शुक्रिया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। वेलकम, अल्लाह हाफिज। आई थिंक देखें, आप बात करिए पर्सनल ग्रूमिंग की। ठीक है, पर्सनल ग्रूमिंग का मकसद ये होता है कि आप जो हैं वो अपने आप को कैसे बेहतर प्रेजेंट करती हैं। आपका बाल, आपका चेहरा, आपका उठना बैठना, बातचीत करना, रख रखाव, हर चीज़ जो है वो आपकी ग्रूमिंग का हिस्सा बनती है और ये ज़रूरी है। फ़र्ज़ करिए कि आपकी जो भी घर में बच्चियाँ हैं वो आपकी बात ही नहीं सुन रही हैं, उनको कोई फ़िक्र ही नहीं है, वो अपनी हाइजीन का ख्याल नहीं रख रही हैं, तो ऐसे बच्चे जो होते हैं वो कहीं और जाके जब सीखते हैं तो वो और कॉन्फिडेंस उनके अंदर आ जाता है। तो मैं ये समझती हूँगी कि हर बच्ची जब वो शऊर उसके दिमाग में आना शुरू होता है, अपना ख्याल रखे, अपनी हाइजीन का ख्याल रखे, अपने जिस्म का, अपने चेहरे का, अपने बालों का, जो चीज़ें इस्तेमाल कर रही हैं, अब हर चीज़ तो आपके हाथ में है ना। बिल्कुल। प्लीज़ उसके बारे में रिसर्च करें, इस्तेमाल करिए और आपका अच्छा लगना, मैं ख़ूबसूरती की बात नहीं कर रही हूँ, आपका अच्छा लगना जो है वो आपको कॉन्फिडेंस देता है। आपके अंदर जो एक शऊर बेदार होता है वो आपको बेहतर पर्सनैलिटी का मालिक बनाता है। तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप कोर्स की मैं बात नहीं कर रही हूँ कि आप ब्यूटिशियन का कोर्स करें, क्योंकि ये एक अच्छा हुनर है, बिल्कुल आप कर सकती हैं, लेकिन अपनी ग्रूमिंग का ख्याल रखना चाहिए। और ग्रूमिंग सिर्फ घर की में रहने वाली बच्चियों के लिए नहीं होता, काम पे जाने वाली बच्चियों के लिए होता है। हज़ारों ऐसे टेक्सटाइल वर्कर्स होते हैं, छोटे जगहों पे काम करते हैं, वहाँ पे आपको साफ़ सुथरा अच्छा लगना, बाल सिमटे हुए, नाखून कटे हुए, आपके पास से बू नहीं आनी चाहिए, आपका चेहरा फ्रेश लगना चाहिए। अपनी सेहत का ख्याल रखिए। इफ़ यू हैव अ प्रॉब्लम, प्लीज़ उसको अपने साथियों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ डिस्कस करें, क्योंकि जब आप ये बातें छुपाती हैं तो फिर आप अपने कोकून के अंदर जाना शुरू हो जाती है। बिल्कुल, तो ये चीज़ें अच्छा जैसे अभी आपा ने आपको समझाया, और दूसरी बात ये कि जैसे अभी काशिफा ने भी कॉल की कि जो भी इम्प्रेशनेबल एज होती है, जहाँ आपकी इमेज, जहाँ सारी पर्सनालिटी आपकी डेवलप हो रही होती है, उसमें अपनी फैमिली की, दोस्तों की, जैसे इन्होंने कहा बहन की हेल्प लेना ज़बरदस्त है। ये आपकी ज़िंदगी के आगे आने वाले सालों को बहुत ज़बरदस्त बना देगा आपके लिए। और फिर जब आप 30 साल की हो जाएंगी, 40 साल की हो जाएंगी, आप कहेंगी कि भाई मैं जो हूँ वो हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत हूँ। ब्रेक पर जा रही है, ब्रेक से वापस आने के बाद बहुत सारे सवालात हैं। अभी हमने हलाल मेकअप के बारे में भी आपसे पूछना है, किस तरह से आपने डेवलप किया इसको, क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। छोटी सी ब्रेक के बाद आप देख रहे थे ब्रेकफास्ट शो। मुसर्रत आपा हमारे साथ मौजूद है। ट्रिब्यूट देना चाहते हैं हम, वैसे तो कोई भी अल्फाज जो है ना वो इनफ नहीं है इनको शुक्रिया अदा करने के लिए, ट्रिब्यूट देने के लिए जो उन्होंने किया है और जो ये कर रही हैं ख़वातीन के लिए। चाहे आप स्माइल अगेन फाउंडेशन की बात करें, चाहे आप इनके सैलून्स की बात करें, या चाहे आप बात करें हलाल मेकअप की। आप मुझे तो पता भी नहीं था हलाल मेकअप भी कोई चीज़ होती है, ये क्या कॉन्सेप्ट है? मुझे भी नहीं पता था, सच बात ये है।
लेकिन जब एक टाइम आया, आपको पता है बिजनेसेस को ग्रो करने के लिए आपको मुख्तलिफ इनोवेशंस, नई चीज़ें लानी होती हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने कॉस्मेटिक ब्रांड बनाऊं। तो मैंने MM मेकअप के नाम से शुरू किया। अब जब उसको शुरू किया तो फिर उसके बारे में तालीम हासिल की, उसके ऊपर 3 साल रिसर्च किया। वी हैव गॉट द लार्जेस्ट R&D नेटवर्क रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। उसमें पता ये चला कि बहुत सी ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं प्रोडक्ट्स के अंदर, कलर कॉस्मेटिक्स में, जो कि परमिसिबल नहीं है। मिसाल के तौर पे हम शुरू से सुनते आते हैं कि जो लिपस्टिक्स होती हैं या क्रीमें होती हैं या कलर्स होते हैं, उसके अंदर एनिमल फैट डाला जाता है। ठीक है। अच्छा, अब एनिमल फैट से सबसे पहले दिमाग में आता है कि पिग फैट की बात हो रही है, वो तो हराम है ही। सही। उसके बाद नहीं जी, उसमें लिखा होता है नो पिग फैट। ठीक है। बट एनी नॉन ज़बिया एनिमल इज़ ऑल्सो नॉट परमिसिबल इन आवर रिलीजन। सही। उसके अलावा कलर कॉस्मेटिक्स में एक बीटल होता है, कीड़ा होता है। ठीक है। उसको क्रश करके उसका जो जूस निकलता है रेड एंड येलो, वो लिप कलर्स वगैरह में, कॉकनेल उसका नाम होता है, वो इस्तेमाल होता है। ब्लड इज़ ऑल्सो नॉट परमिसिबल। अब हमें तो नहीं पता था कि हम कीड़े का मतलब। तो उसके बाद उन चीज़ों को ख़त्म करा। फिर देयर आर केमिकल्स जो कि बहुत हार्मफुल होते हैं। ठीक है। लेड, जिंक, ये जो ब्लीचिंग एजेंट्स वगैरह होते हैं, उसके ऊपर भी अभी हम बात करेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो थी उनको ख़त्म करके फिर एक ऐसा सिंपल एंड प्योर प्रोडक्ट जो कि हमारी स्किन के हिसाब से हो, हमारे मुल्क, हमारे क्लाइमेट के हिसाब से हो, बाहर भी जो बच्चियां इस्तेमाल कर रही हैं उनके स्किन को सामने रखते हुए फिर मैंने ये प्रोडक्ट टर्की से बनाने शुरू किए। और उसमें जो प्रोसेस है, इट्स अ टोटल शरिया कंप्लायंट प्रोसेस, यानी कि इंग्रेडिएंट्स जिस कंपनी में बन रहा है वो शरिया कंप्लायंट हो, जहाँ स्टोर हो रहा है, जो ट्रांसपोर्टेशन का सिलसिला है, तब जाके हमें सर्टिफिकेशन मिलती है वहाँ के ऑथेंटिक इदारे के साथ। तो वो हमने फिर वो हासिल की और अब हम वो पाकिस्तान में लेकर आते हैं। एंड अल्हम्दुलिल्लाह शुरू में लोगों को ये बड़ी अचंभे की बात लगी, बल्कि यहाँ तक सवाल पूछा गया कि हम कोई खाते थोड़ी हैं कॉस्मेटिक्स, हम तो लगाते हैं। बिल्कुल। लेकिन मेरे इतनी सारी ज़िंदगी में हमेशा लड़कियों से ये कंप्लेंट सुनी है, आपा मैं लिपस्टिक लगाती हूँ और मैं खा जाती हूँ। वो खाती नहीं है, वो ज़ुबान जब फेरते हैं तो जाहिर है कि वो अंदर चली जाती है। वो चाहे मुन्ना सा एक पार्टिकल जा रहा है, वो बहरहाल गलत चीज़ का जा रहा है। सो इसलिए मैंने उसको फिर प्रॉपर तरीके से हलाल कॉस्मेटिक के ज़ुमरे में डाल के किया। लोगों ने पसंद किया। मेरी फाउंडेशंस, लिप कलर्स, हर चीज़ जो है वो उसके अंदर प्योर। मुझे तो लगता है शायद इसी वजह से वो नूर आता है चेहरे पे। मैं अभी आपको ब्रेक में यही बता रही थी, उन्होंने कहा आपकी जो फाउंडेशन है उसने पूरी मीडिया इंडस्ट्री बदल दी। अगर आप लोग कभी जानना चाहें ना कि इस होस्ट के चेहरे पे कौन सी फाउंडेशन लगी है, वो MM लगी। बिल्कुल, मुसरत इज़्बा सिल्क फाउंडेशन इज़ माय फेवरेट। ये देखिए। अच्छा, मुझे ये बताइए कि वो लोग जो कि हम किसी क्रीम का नाम नहीं ले रहे, लेकिन फेयरनेस क्रीम्स का इस्तेमाल बहुत करते थे कि किसी तरह से गोरे हो जाएं, उन क्रीम्स का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाना चाहिए? और फिर कोई ऐसा रिप्लेसमेंट जिसमें ज़्यादा खर्चा भी ना हो, घर पे आसानी से कर पाएँ, क्या कुछ ऐसा? बिल्कुल हो सकता है। देखिए, ब्लीच जो है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, आपके सिर्फ चेहरे के जो कलर सेल होते हैं उसको भी ख़त्म करती है, बट एट द सेम टाइम इट गेट्स एब्जॉर्ब्ड इनटू द बॉडी ऑल्सो। गुड इंटरनेशनल ब्रांड्स वर्क अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, तो वो इस बात का ख्याल रखते हैं। सही। ठीक है। लेकिन बहुत सी ऐसी होती हैं जिसके अंदर इंग्रेडिएंट्स ब्लीचिंग के इतने ज़्यादा डाल देते हैं जो कि अनबिलीवेबल होते हैं। बिल्कुल। अब फिर जैसे उस बच्ची का सवाल था या दूसरी बच्ची ने भी इसी हवाले से सवाल किया था, तो और जहाँ पे लड़कियों की बात हो रही है, मर्द हजरात भी, लड़के भी
अपने रंग की वजह से परेशान रहते हैं। मे बी दे गोइंग आउट, सन में उनका एक्सपोजर ज़्यादा होता है, सनस्क्रीन तो बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन हम घर में ऐसी क्या चीज़ लगाएं जो थोड़ी तो हमें बेहतर कर सकती है। अब पहले ज़माने में मुझे अपनी नानी माँ का पता है, दादी माँ का पता है कि वो हर चीज़ जो घर में होती थी वो हर्बल प्रोडक्ट्स अब हम कहते हैं, लेकिन वो घर के घरेलू नुस्खे होते थे, टोटके होते थे। सो एलोवेरा जेल जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। ठीक है। एलोवेरा जेल आप अपने घर में उसका जेल जो है वो निकाल के हर रोज़ रात को लगाइए, चेहरे पे लगाइए, कोहनियों पे लगाइए, नकल्स पे लगाइए, उससे बेहतरी आती है। उसमें थोड़ा सा लेमन जूस डाल दीजिए, क्योंकि दैट ऑल्सो एज अ ब्लीचिंग एजेंट, वेरी सॉफ्ट, वेरी लाइट। ये नहीं हो सकता कि आपने रात को लगाया और सुबह आप गोरे गोरे निकल आए, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। लेकिन ये ज़रूर होता है कि आपकी स्किन हेल्दी होती है, आपका स्किन फ्रेश होने लगती है, आपके स्किन का कलर भी चेंज होने लगता है। ओके। सो प्लीज़ यूज़ प्रोडक्ट्स विच आर सेफ टू यूज़। और बिल्कुल यहाँ पे एक बात मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि हम गोरा रंग या जिसको हम साफ रंगत कहते हैं उसकी बात नहीं करें, क्योंकि साफ रंगत इटसेल्फ एक गलत लफ्ज़ है। क्या मतलब, जो लोग थोड़े से रिचर कॉम्प्लेक्शन होता है उनका गंदा तो रंग तो नहीं होता। सो यहाँ पे हम ये बात करें कि जो भी आपकी रंगत है उसको ऑप्टिमम तरीके से इंजॉय करने के लिए, क्लेंस्ड, एक फ्रेश फेस के लिए हमें ये करना टेक चाहिए। केयर ऑफ योर सेल्फ, अच्छी बिल्कुल। हेल्थ, अच्छा ख्याल रखना, अच्छी चीज़ें इस्तेमाल करना। और ये एलोवेरा तो बहुत प्यारी चीज़ है। उसका तो पत्ता जो है वो पानी में साफ़ करके धो के डाल के भी वो पूरा वक्त आप पानी भी पीते रहे तो बॉडी भी क्लेंस होती है। ज़बरदस्त। और इसी के साथ साथ महिला हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आयशा? बिल्कुल ठीक ठाक। महिला, आपका नाम कितना खूबसूरत है, ज़बरदस्त है। ये तो औरत को ही कहते हैं, है ना, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन? क्या कह रही हैं? आपका जो नाम है उसका मायने मानी बता दीजिए। बहुत स्लो आ रही है आपकी आवाज़। अच्छा, मेरा नाम महिरा है ठीक है। और इसका मतलब सखी है। अच्छा जी, अब सवाल कीजिए। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि सब लोग कह रहे हैं ना आजकल के, अभी हम आपके ऐड भी देख रहे थे कि शीरिया आपा बोल रही थी कि कुछ ना कुछ करियर ज्वाइन करें, कमाएं। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि कैसे एक बंदा जिसको कभी भी किसी ने कोई जॉब नहीं की, लेकिन वो चाह रही है कि वो अपने अंदर ढूंढे कि मैं क्या कर सकती हूँ, तो इसके लिए वो क्या करे कि उसको समझ आए कि हाँ ये काम मैं अच्छा कर सकती हूँ और मैं इससे कुछ इनकम ला सकती हूँ घर से, लेकिन उसको समझ नहीं आ रही। ठीक है, वो इसलिए प्लीज कुछ बताएं कि क्या करें कि हमें पता चले। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा सवाल है कि शौक को भी तो पता करना होता है। कुछ लोग होते हैं उनको पता ही नहीं होता उनको शौक क्या है। तो क्या इसमें आपकी फाउंडेशन ऐसी हेल्प कर सकती है कि कोई आए और आप उसको उसका शौक ढूंढने में हेल्प करें? देखिए, काउंसलिंग के सेशंस होते हैं, ठीक, जिसके अंदर आप टाइम ले सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, बैठिए। ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला ने आपको इस दुनिया में लाए हैं और आपके अंदर कोई खूबी ना हो। मतलब ख़राबियाँ हैं तो खूबी क्यों नहीं हो सकती हैं? उस खूबी को उजागर करने के लिए, उस खूबी को आइडेंटिफाई करने के लिए, वैसे तो घर वाले ही बहुत होते हैं लेकिन वो खामियों के लिए बहुत होते हैं। कभी कभी वो खूबियों को कहते हैं नहीं नहीं बेटा ये अलाउड नहीं है। तो आप है ना प्लीज़ कंसल्ट करें। और जब आप कंसल्ट करते हैं तो फिर आप आप पहले बताते हैं। आपसे मैं सवाल पूछूं कि आप क्या करती हैं? मैं कुछ नहीं करती, मैं तो घर में बैठी रहती हूँ, स्कूल जाती हूँ, कॉलेज जाती हूँ, वापस आ जाती हूँ। दिस इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम ऑफ योर सेल्फ, योर बीइंग। आपके अंदर ऐसा हो ही नहीं सकता। शायद आपके अंदर ये बहुत कॉमन चीज़ें होती कि जी कढ़ाई कशीदाकारी हर कोई कर लेता है, नहीं करता है। मुझे बहुत हैरत हुई, मेरे घर में एक बच्ची काम करती थी, उसको मैंने कहा कि ये मेरी ना ये खुल गई है, ज़रा इसको तुरपाई कर दो। कहती बाजी तुरपाई क्या होती है? ओह, मैंने कहा अच्छा लो मैं तुम्हें सिखाती हूँ। सो आई टॉट हर, शी न्यू इट, बट शायद उर्दू का लफ्ज़ था, वो टांके कहती होगी। तो मैं समझती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है कि आपके अंदर कोई हुनर ना हो। उसको अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहती हैं, आप प्लीज़ किसी एक ऐसे कंसल्टेंट के पास जाएं जो कि आपको बता सकता हो। ठीक है, हम बहुत सी दफ़ा अपने घर में प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं, वो बहुत अच्छे काम करते हैं, लेकिन लाइक यू सेड के वो इग्नोर हो जाते हैं या कोई घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात होती है। सो प्लीज़ विज़िट अ कंसल्टेंट। एंड कोविड के दौरान हज़ारों ख़वातीन जो थी उन्होंने घर से काम करना शुरू किया।
वो ख़वातीन जिनको घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी, सिर्फ खाने पकाने की बात नहीं कर रही हूँ, किसी ने स्क्रिप्ट राइटिंग शुरू कर दी थी, किसी ने बच्चों की किताबें लिखना शुरू कर दी थी, किसी ने कुछ सिखाना शुरू कर दिया था। घर की पुरानी चीज़ों से इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें बन जाती हैं, कुशन्स बन जाते हैं, बच्चों के मोज़ों से चीज़ें बन जाती हैं, दुपट्टे पुराने फट जाते हैं। शौक होना चाहिए आपको बस उस चीज़ का। आपको वो करना चाहिए और प्लीज़ अपना टारगेट सेट करें। ठीक। अगर मुझे पता चलता है कि मैं खाना अच्छा बना सकती हूँ या मैं इस बिस्किट्स की प्लेट को बराबर रख सकती हूँ, तो लेट मी गिव 10 डिफरेंट आइडियाज़। बिल्कुल। ताकि हो सकता है कि मेरे अंदर घर को सजाने का कोई तरीका अच्छा आता हो। बिल्कुल, जो कि आपने अपना बेस्ट जो है वो हम सब के सामने इस तरह रखा है और आप इतनी खिदमत कर रही हैं तमाम उन ख़वातीन की। हाँ, ये भी तो हो सकता है ना कि आप फ़र्ज़ करें आप कहती मुझे कुछ नहीं आता, तो आप अपने घर के जो लोग हैं, मुलाजिमीन हैं, आप उनके ऊपर टाइम दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल पढ़ाएं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो में तशरीफ लाने का। एक छोटा सा टोकन ऑफ लव कह लें, टोकन ऑफ अप्रिसिएशन कह लें। nice. हमें बहुत ज़्यादा खुशी है, फ़ख्र की बात है हमारे लिए कि आप हमारे साथ आए हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच जी। वेल जनाब, ब्रेक पर जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आने के बाद आज क्या जीते देखेंगे, आप क्या जीतेंगे राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।